सनी और ऋषि से ही मिला, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ना बता रही थी कि उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। तो मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ 2 या 3 घंटे बाद, खाना खाने के बाद, बातें होने के बाद मौसी का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। पता नहीं किस चीज़ का रौब है इनकी आंखों का, ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है। तेरे एसएससी का क्या हुआ? रिजल्ट निकल गया मैंने सुना है। रिजल्ट? हाँ, वो निकल गया है। मैं बहुत हिचकते हुए बोलने लगा, लेकिन मम्मी ने बीच में आके कहा, अरे बस 2 नंबर से रह गया। अरे रे, 2 नंबर से? बहुत बुरा हुआ दीदी, बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं बेटा, इस बार तेरा ज़रूर हो जाएगा, तू चिंता मत कर। तू तो वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट है, तेरा तो पक्का हो जाएगा। तू तो इंटेलिजेंट है, ये शब्द मेरे कानों को दुखा रहे हैं। कैसे कैसे कर लेते हैं ये रिश्तेदार, ये ढोंग, ये नाटक? या फिर मेरे दिमाग की उपज है ये सब? क्या पता सच्ची में ही सांत्वना दिखा रहे हो। आजकल मुझे हर किसी की बातें टॉन्ट लगने लगी है। खाना खा के सब सोने चले गए। सनी और ऋषि को मेरे साथ ऊपर सोने के लिए भेज दिया गया। भैया आप बताओ, हमें कहाँ सोना है? अरे तुम्हें जहाँ सोना है तुम सो जाओ। मैं कुछ आगे कहता उससे पहले ही सनी ने कहा, अरे भैया अभी सॉल्व कर देंगे ये प्रॉब्लम, आफ्टर ऑल ही इज़ इंटेलिजेंट। मैं एकदम चुप हो गया। मैं सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। ये लोग क्या समझते हैं मेरे बारे में? क्या एक एग्ज़ाम पास करने से मेरी कैपेबिलिटीज़ का पता चलेगा? मैंने तो आज तक सन्नी को नहीं कहा कि तुझे बहुत बुरा लगा होगा ना जब तूने 8th क्लास दोबारा करी होगी, बल्कि हेल्प ही की थी। कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हैं? हेल्प की वो तो भाड़ चूल्हे में गया, मुझे ही टॉन्ट सुना रहे हैं। सनी क्या बकवास कर रहा है ये? ऋषि ने अपने भाई को डांटते हुए कहा। तो मेरा ध्यान वापस इनके पास आया। सॉरी भैया, ये पागल है, ये कुछ भी बोलता है, आप इसकी बातों को ध्यान मत देना। अरे नहीं, कोई नहीं, मैं समझता हूँ। तुम दोनों बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊँगा। कमरे की लाइट क्या बंद हुई, जैसे मेरे अंदर ये अंधेरा और गहरा गया। सनी की बातों को क्या बुरा मानूं, वो भी तो कंपैरिजन का शिकार हुआ है। उसने ज़रूर कभी ना कभी सुना होगा, निखिल को देखो, उसके कितने मार्क्स आते हैं। कितने मार्क्स आते हैं? ये मार्क्स कुछ नहीं बताते आपके आगे के करियर के बारे में। यही कारण रहा होगा जो मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन मैं कैसे निकलूं इस वर्लपूल से, मैं नहीं समझ पा रहा। इसी सोच में मैं कब सो गया मुझे नहीं पता। निखिल, उठो निखिल। मुझे शायद नींद में ही सुनाई दे रहा था। उठो, मौसी जाने वाली है, चलो नीचे चल के पाँव छुओ, चल जल्दी। मेरी आंखें तो खुली, लेकिन मैं अपने आप को उठा नहीं पा रहा था। फिर मैं बेहोश हो गया या सो गया, पता नहीं। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं सोफे पर नहीं था, बेड पर था, और ये बेड भी मेरा नहीं था। थोड़ा और कॉन्शियस हुआ तो पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और सुबह से सो रहा हूँ। यह बेहोश कहना ठीक रहेगा। हाँ, सुबह से बेहोश हूँ। मेरी माँ की आंखें बता रही हैं मुझे कि वो कितना रोई हैं। कुछ देर बाद जब रूम में आए तो माँ की नींद टूट गई, और जगा हुआ देखकर मुझसे वो हज़ारों सवाल पूछने लगी। बहरहाल क्वेश्चन मुझे पूछने चाहिए थे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया। जब सब शांत हुए तो मुझे बताया गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस एक्सेस स्वेटिंग हो गई थी मुझे, मेरे बॉडी में वाटर लेवल कम हो गया था, ग्लूकोज कम हो गया था, बस इसलिए मुझे हॉस्पिटल लाया गया है। मैंने मान ली उनकी बात। 4 दिन बाद, आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है तेरी। पता नहीं क्यों ले जा रहे हो मुझे, ठीक तो हूँ बिल्कुल मैं। माँ का फ़ोन बजा
और सामने मौसी थी। हेलो दीदी, निखिल कैसा है अब बिल्कुल ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं मौसी। अरे तुम हो बेटा, वो बस हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया था और ये बताने के लिए कि कल रात हम पहुँच गए थे सही सलामत। वो बस लेट हो गया था ना, इसलिए कॉल नहीं की। ठीक है मौसी, आप माँ से बात करोगे? नहीं नहीं, तू ही बता दियो दीदी को, ठीक है? खुश रहना बेटा, सही सलामत रहना। ओके, नमस्ते मौसी, बाय बेटा। अजीब सी टोन थी मौसी की, इतनी कंसर्न्ड। पता नहीं, मुझे कुछ अजीब तो लग रहा था कि मतलब ये ज़्यादा कंसर्न क्यों हो रहे हैं मेरी तरफ, ये ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं। पर मैंने ध्यान नहीं दिया और माँ पापा के साथ हॉस्पिटल चला गया। कार में माँ को बताया कि मौसी का कॉल आया था, लेकिन ना उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया, ना मुझे उनकी रिस्पॉन्स की कोई ज़रूरत थी। निखिल भटनागर, आप नेक्स्ट हैं। ओके, माँ ने कंपाउंडर को कहा। मैं अपने फ़ोन में ही बिज़ी था। डॉक्टर का क्या नाम है, क्या उसकी डिग्री है, किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं अपने मोबाइल में ही गेम्स खेल रहा था। लिसन निखिल, यू आर हैविंग मॉडरेट सिम्टम्स ऑफ सिंजिनोफोबिया। सॉरी डॉक्टर, किस चीज़ के सिम्टम्स हैं मुझे? सिंजिनोफोबिया मतलब मैं समझा नहीं। एक तो ये नाम ही बहुत अजीब है, ऊपर से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। मेरे लिए इतना अजीब हो गया है, मैं अपने पेरेंट्स को देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं और डॉक्टर हम तीनों को देख रहे हैं। ओके, सो फर्स्टली आई वांट टू क्लियर दिस, इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स जस्ट अ मेंटल कंडीशन विच कैन बी रिवर्स्ड और क्योर्ड। इसमें आपको फियर ऑफ आंट होता है, या फिर आसान शब्दों में कहा जाए फियर ऑफ सोसाइटी। आजकल बहुत कॉमन है, स्टूडेंट्स लोगों को अक्सर हो जाता है ये। तुम्हें बस किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है, तुम किसी चीज़ से डरो मत। मैं नहीं डरता किसी चीज़ से। हाँ, हम जानते हैं तुम नहीं डरते किसी चीज़ से। इट इज़ योर राइट टू नो वॉट इज़ हैपनिंग टू यू, दैट इज़ वाई वी आर हेयर। तुम कुछ कहना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे बस घर जाना है, कह के मैं रूम से बाहर निकल आया। गेट पर देखा तो पता चला ही इज़ अ साइकियाट्रिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट। कार में एकदम सन्नाटा था, ना मैंने कुछ पूछा, ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ कहा। एक्चुअली आई वॉज इन शॉक। अभी अभी मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास से लाया जा रहा था। सोसाइटी के अकॉर्डिंग ना मैं सर्टिफाइड पागल हो गया हूँ, क्योंकि एक बार जो साइकियाट्रिस्ट के पास गया उसका तो बस ख़त्म। मेरे दिमाग में ये थॉट्स आ रहे थे और रत्ती भर कंट्रोल नहीं था मेरा इनके ऊपर। तंग आके मैंने मोबाइल निकाला और गेम्स खेलने लगा। एक्चुअली गेम्स खेलना ना मुझे एस्केप लगने लगा है हर किसी प्रॉब्लम से। हाँ, ये आदत मुझे पिछले साल ही लगी थी, बस बताना ज़रूरी समझा। निखिल चलो घर पहुंच गए हैं, माँ ने कहा। मैंने सर उठाया तो देखा कि पापा मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मुझे पता था कि उन्हें मेरे गेम्स खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, गलती उनकी नहीं है। जिनका जवान बेटा घर पे गेम्स खेल रहा हो, जो लाइफ के प्रति बिल्कुल केयरलेस हो, या फिर केयरलेस बन गया हो, ये कहना ठीक रहेगा। बार बार फेलियर दिख रहे हो उसे, कुछ कमाता नहीं हो, कुछ काम ना करता हो, और अब तो उसे साइकियाट्रिस्ट के पास भी ले जाना पड़ रहा है। तो ऐसा फील करना तो उनके लिए नॉर्मल होगा। मैंने उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन हॉल में उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया, क्या चाहते हो अपनी लाइफ से तुम? उम्र निकली जा रही है तुम्हारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाई तुम्हें, कोचिंग दिलवाई अच्छे इंस्टीट्यूट में, अपनी हैसियत से ज़्यादा करने की कोशिश करी तुम्हारे लिए। पायलट नहीं बना सकते हम तुम्हें, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है तुम्हें लेके। बताओ क्या हो रहा है ये सब? एक डॉक्टर के कहने पे आप लोगों ने मान लिया कि मैं मेंटल हूँ। मैं नहीं मानता मुझे कोई सिंजोफोबिया है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके सामने सही सलामत खड़ा हूँ ना, अपने पूरे होशो आवाज़ में खड़ा हूँ।
इससे ज़्यादा क्या एविडेंस चाहिए आपको? एविडेंस? तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं एविडेंस, जिसमें सडनली तुम्हारा ग्लूकोज लेवल गिर जाता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है, स्वेटिंग होने लग जाती है। इसका है कोई आंसर तुम्हारे पास? अरे हद हो गई है। कह तो रहा हूँ आपसे, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी नहीं सुननी आपको। चुप हो जाओ बिल्कुल। जो मैं कह रहा हूँ ना वही करोगे तुम अब। मेडिसिन लो टाइम से टाइम और पढ़ाई करो ऊपर जाके। नहीं करनी पढ़ाई मुझे, नहीं अच्छा लगता पढ़ाई करना। दुनिया जहाँ भर का बकवास काम लगता है। सुन लिया आपने? नहीं देना मुझे ये एग्ज़ाम। फिर क्या करेगा? कुछ भी करूँगा, लेकिन ये एग्ज़ाम नहीं देने वाला, ये तो पक्की बात है। इस एग्ज़ाम ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने अपने इतने साल दिए इस एग्ज़ाम को, मेहनत की, कई रातें नहीं सोया, परेशान रहता हूँ फ्यूचर कैसा होगा। एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा? दोबारा दोबारा वही साइकिल। मैं पागल हो जाऊँगा। एक्चुअली हो जाऊँगा नहीं, हो गया हूँ। ये दवाइयाँ एविडेंस तो है। आपको एविडेंस चाहिए ना? ये टैबलेट्स देखिए। कुछ देर एकदम सब चुप हो गए। मेरी ऐसी बातें सुन के शायद सबको शौक लगा होगा। जो आज तक मैंने कुछ नहीं कहा वो आज इतना सब कुछ कैसे कह रहा है, वो भी पापा से। फिर मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, आखिरी बार जब मैं हंसा था तब आपको पता है मैं कब हंसा था? छोड़ो, आपको छोड़ो, मुझे खुद नहीं पता कि मैं पिछली बार कब हंसा था। हंसना भूल गया हूँ मैं। ये कहकर मैं ऊपर आ गया, बिना सुने, बिना ये देखे कि मेरी बातों का असर क्या हो रहा है नीचे। मैं बस दूर जाना चाहता था अभी। मैं ऊपर आया और कब मैं सो गया मुझे नहीं पता। मेरे हाथों से मोबाइल हटाते हुए माँ मेरे सिरहाने आके बैठ गई। मैंने करवट ले ली उनकी तरफ से। इतना गुस्सा है हमसे, हम तो बस तेरी भलाई चाहते थे। तेरे पायलट न बन पाने में इसमें तेरे पापा की कोई गलती नहीं है। हमें तो हमेशा यही लगा कि गवर्नमेंट जॉब्स ही अच्छी होती हैं, उसमें सिक्योरिटी है, रुतबा है, सुकून भरी लाइफ है। तेरा भलाई तो चाहा तेरे पापा ने हमेशा, लेकिन शायद इस भलाई के चक्कर में हम ये नहीं देख पाए कि तू हमसे बहुत दूर होता जा रहा है, अकेला होता जा रहा है। तू इतना दुख में है, हमें नहीं पता चला। माफ़ कर दे हमें बेटा, प्लीज़। ये सब सुनकर मुझे रोना आ गया और मैं उठ कर बैठा और मम्मी को भी चुप कराया और उन्हें समझाया, माँ गवर्नमेंट जॉब सब कुछ नहीं है। फॉर दैट मैटर अब मुझे किसी के अंदर काम ही नहीं करना है। पायलट बनना तो मेरा शायद वो सपना था जो इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि भगवान ने मेरे लिए और कुछ बड़ा सोच रखा है, और कुछ अच्छा। ये बातें मैं समझता हूँ कि मेरी भलाई के लिए ही आपने हर चीज़ करी है। पापा भी मेरी भलाई चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब से आप लोगों का लगाव मुझे बिल्कुल स्ट्रेंज फील नहीं कराता। सोसाइटी की डिमांड ही वही है। सुकून भरी लाइफ तो मुझे मिलेगी, ये तो पक्का है। मैंने सब सोच लिया है मुझे कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है। ये जो मेरे साथ हुआ है ना, उसने मुझे और पक्का कर दिया है। अब मुझे किसी भी तरीके का डर नहीं है, और क्रिटिसिज्म, वो भी सोसाइटी का, अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जब मेरे पास सब होगा ना, सब कुछ, तब यही सोसाइटी बोलेगी, हाँ हमें तो पता था तू बहुत पैसे वाला बनेगा। आप बस मुझ पे भरोसा रखो। जब मेरे फेलियर फेज़ में मेरे साथ रहे, तो अब जब मेरा अच्छा फेज़ स्टार्ट होने वाला है तो उस पर भी मेरे साथ रहो। तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर। मैं हूँ तेरे साथ, तेरे पापा भी तेरे साथ हैं। बस कभी कुछ गलत मत करियो, हमें छोड़ के मत जाइयो। कुछ भी परेशानी हो तो जैसे बचपन में आया करता था हमसे बात करने के लिए, अब भी वैसे आ जाइयो। छोड़ के जाऊँ?
मम्मी, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोग प्लीज़ डॉक्टर की बातों को इतना सीरियसली मत लो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक कर लूँगा ये जो हुआ है। दवाई तो खानी पड़ेगी ना बेटा, बिना दवाई के कैसे होगा? बिल्कुल होगा माँ, बिल्कुल होगा। ये मेरे ब्रेन की कंडीशन ही तो है, तो ब्रेन ठीक कर लेगा इसे, बिलीव मी। माँ मेरे सर पर हाथ रख के नीचे चली गई। अब बस मुझे वो करना था जो मेरे दिमाग में था। मैंने जीमेल अकाउंट बनाया, फिर अपना गेमिंग चैनल यूट्यूब पर, प्ले विद निखिल। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वी शुड नेवर गिव अप। हमें कभी कभी वो कर लेना चाहिए लाइफ में जिसका हमारा मन करता है। तो ये इस कहानी का अंत था। आगे आने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए।